ओके, चलें जी। बैंकिंग, पेमेंट्स एंड रिसीट, ठीक है। इसमें जो सारी बात होने जा रही है वो बैंकिंग की होने जा रही है, ठीक है। कि किस तरह बैंकिंग सिस्टम काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जब भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसके कंटेंट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स हैं, 10 कंटेंट्स हैं इसमें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। ओके, फर्स्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं, कस्टमर एंड बैंक रिलेशनशिप। सही है। अब ये टॉपिक जो है ना, ये इसमें बिट्स एंड पीसीज में इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो आपने ऐसा करना है कि इसको टॉपिक को स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स FA1 में क्या करते हैं कि लंबा थ्योरेटिकल चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। आपने इसको स्किप नहीं करना। आपने जब रिविजन भी करनी है तो आपने बुक्स से ही इसको गो थ्रू करना है। ओके, चलिए जी, रिसीवेबल एंड पेबल यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट। Okay, if business pays 2000 into bank account, then bank owes the money back to the business. Obviously, देखें, अगर business जो है, हमें एक चीज़ यहाँ पे ना समझने की ज़रूरत है, जो कि आपको भी पता होगा प्रैक्टिकल लाइफ से। देखें, हम जो बिजनेस में डिपॉजिट करते हैं ना पैसे, सॉरी, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं बैंक गया और मैंने 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए, मेरे पास कैश में पड़े हुए थे, ठीक है। मैंने कहा मुझे कैश में नहीं चाहिए, मैं डिपॉजिट कर देता हूँ बैंक के अंदर। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक को लोन दे रहे हैं ना, राइट। ऐसे ही हम कह सकते हैं। एक तो केस होता है जब बैंक हमें लोन देता है, लेकिन इस केस में हम बैंक को लोन दे रहे हैं, राइट। ऐसे ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि बैंक ओज इट बैक टू अस। बैंक ओज इट बैक टू अस का क्या मतलब है कि बैंक अब हमें देता है, मतलब कि हमारा जो है वो एसेट है, बैंक की जो है लाइबिलिटी है। ये इसका मीनिंग है, सही। बैंक इज देयर फॉर रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली हमारा रिसीवेबल है वो, क्योंकि एसेट है वो। इक्वली द बिजनेस इज अ पेबल फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस जो है, हम लोग वो पेबल है, मतलब उन लोगों की लाइबिलिटी है, सही है। इसीलिए आपने अक्सर मैसेज देखा होगा, जो भी ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है तो वो नॉर्मल डेबिट क्रेडिट से उल्टा होता है, सही है। जैसे अगर कोई पैसे कट जाते हैं आपके अकाउंट से, आप पेमेंट करती हैं कहीं, तो वहाँ पे मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, ठीक है। तो डेबिटेड का एक्चुअली मतलब तो ये होता है कि ऐड हुई है, लेकिन यहाँ पे उल्टा रिलेशनशिप होता है। बैंक के हम लोग क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती हैं, सही है। तो इसीलिए उनकी लाइबिलिटी में रिडक्शन एक डेबिट होता है ऑब्वियसली। और जब हम ज़्यादा पैसे भरवाते हैं तो इसका मतलब वो क्रेडिट आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट, ठीक है। तो इसीलिए वो क्रेडिट जो है लाइबिलिटी को बढ़ाता है। ऑल्टरनेटिवली, इफ बैंक अलाउज बिजनेस एंड ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी मैंने आपको शायद बताया था, नेगेटिव फिगर को कहते हैं, देन बैंक इज पेएबल ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इज अ रिसीवेबल। तो ये उल्टा हो जाता है, फिर बिजनेस रिसीवेबल हो जाता है और बैंक जो है वो हमारा पेएबल हो जाता है, हमारी लाइबिलिटी। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज दैट बैंक कैन यूज बिजनेस $2,000 इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट एंड होपफुली मेक अ प्रॉफिट। देखें, हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में, आपने अक्सर सोचा होगा कि वो कहाँ यूज़ होते हैं, आकर बैंक वाले बस लेके बैठ तो नहीं जाते ना, राइट। अब वो जो तमाम पैसे एक जो भी बैंक में आए हैं, 1 बिलियन 1 ट्रिलियन रुपीज़ जितने भी आए हैं, सब कस्टमर्स के मिला के, कुल मिला के, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, किसी पॉजिटिव NPV वाले प्रोजेक्ट में। पॉजिटिव, जैसे कि एक NPV आप आगे जाके पढ़ेंगी, बेसिकली होता ये है कि पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कुछ बैंक्स तो क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जहाँ तक मैंने मेरे सुनने में आया है। ज़्यादातर बैंक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स मतलब कि जहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो आपके स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट की, सही है। तो आपके पैसे को फ्री नहीं रखते, कहीं ना कहीं लगा ही रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक ने अपना भी काम चलाना है, ठीक है। Banks provide a number of services to customer and often charge interest and commission. Obviously, बैंक चार्ज करता है बैंक, ठीक है। अगर आपने डेबिट कार्ड लिया हुआ है उसके चार्जेस आपको कट होंगे। देर आर प्योर बैंकिंग सर्विसेज सच एज डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। ये तमाम चीज़ें हम एक चैप्टर में देख रहे होंगे, जो कि उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। टुवर्ड्स द एंड ये आएगा हमारा, ठीक है, सही है। तो ये थ्योरी थी थोड़ी सी, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई इशू तो नहीं है, बेसिक बातें थी यहाँ तक, क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, एक सेकंड। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाली चीज, बैंकर्स ऑब्लिगेशन। ऑल्दो बैंक डज नॉट हैव टू अकाउंट टू इट्स कस्टमर फॉर एनी प्रॉफिट दैट इट मेक्स विद द मनी डिपॉजिटेड, लेकिन एक जो बैंकर होता है ना, उसकी नंबर ऑफ ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कस्टमर की तरफ, ठीक है। पहली चीज, बैंकर मस्ट रीपे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑन डिमांड और पे टू अ थर्ड पार्टी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय ड्राइंग ऑफ अ चेक। मतलब कि ऑब्वियसली इसका ही मतलब है, यहाँ पे काफ़ी फॉर्मल वे में बातें लिखी हुई हैं
लेकिन जब भी एक हम चेक फॉर एग्जांपल ले जाते हैं बैंक में कैश करवाने, तो वो हम भी जा सकते हैं और हमारे अलावा थर्ड पार्टी भी जा सकती है। जैसे हमने किसी सप्लायर को या किसी बंदे को पे कर दिया, अब वो निकलवाने जा रहे हैं, तो वो भी निकलवा सकते हैं, उसको अलाउंस है, ठीक है। बैंक डज नॉट हैव टू पे अ चेक इन पार्ट ऑब्वियसली। अगर एक बिजनेस $100 निकाल रहा है, तो उसको $50 नहीं देगा बैंकर, पूरे $100 ही देगा। सही, ये नहीं कह सकते कि आप 50 आज ले लें 50 कल ले लें, ठीक है। तो एक तो ये ऑब्लिगेशन है। सेकंड है, बैंकर हैज ड्यूटी टू ऑनर अ कस्टमर्स चेक अप टू द अमाउंट ऑफ द बैंक बैलेंस और एग्रीड ओवरड्राफ्ट। यस ऑब्वियसली, जो भी हम चेक देते हैं बैंक को, जो कैशियर को चेक देते हैं काउंटर पे, वो पहले चेक करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस क्या है, और जो आपने अमाउंट लिखी हुई है चेक पे, क्या वो बैलेंस के अंदर अंदर ही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस आपका 500 है और आपने 1 मिलियन रुपीज निकलवा लिया। सही है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, कुछ बिजनेसेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले लेते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ये मतलब है कि माइनस में आपका जो फिगर चला जाता है, उस पर फिर आपको इंटरेस्ट लगता है। वो भी एक सर्टन महदूद मुद्दत के लिए होता है, और एक सर्टन पीरियड के लिए वो होता है। सही है, एक सर्टन अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल 10,000 का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, तो वो 11,000 या 10,500 पे नहीं जा सकता, ठीक है। द बैंकर मस्ट प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑन द अकाउंट एट एनी टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। ऑब्वियसली आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जब भी हम बैंक जाते हैं, तो स्पेशली अगर उनसे हमने बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उस बैंक से, तो वहाँ पे हम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं ऑब्वियसली। तो इसीलिए वहाँ पे हम जब भी उनसे पूछें, तो वो हमें खुशी खुशी बैलेंस बता देते हैं कि इस अकाउंट का मुझे बैलेंस बता दें, तो आपके अकाउंट का बैलेंस क्विकली ओपन करेंगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये भी उनकी ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट लिख देते हैं, बैंकर मस्ट प्रोवाइड स्टेटमेंट शोइंग द ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंट फॉर एग्रीड पीरियड विद रीजनेबल टाइम of the end of that period. The customer is not obliged to check the statement, and therefore any errors made by bank will usually be binding on the bank. ये चीज़ हम बैंक रिकन्सिलिएशन में भी आगे पढ़ेंगे। जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना, वो भी बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी कस्टमर मांगे वो प्रोवाइड करते, से ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी दो भी आप खुद पढ़ सकती हैं, ये बहुत सिंपल है। अगेन सिंपल चीज़ें, कुछ भी डिफिकल्ट अभी तक नहीं आया। फिर कस्टमर ऑब्लिगेशन है। मेन ड्यूटी ऑफ कस्टमर इज टू इंश्योर दैट रीजनेबल केयर इज एक्सरसाइज्ड व्हेन ड्राइंग अप चेक्स। ऑब्वियसली चेक हम ड्रॉ करें, तो अगर बैंकर हमें ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, तो कस्टमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि चेक सही तरह लिखना है, गलत डेट नहीं लिखनी है, गलत अमाउंट नहीं लिखनी, ठीक है। फेक चेक नहीं होना चाहिए, 2 नंबर फ्रॉड नहीं करना। Checks should be drawn up so as not to mislead the bank and not to facilitate forgery। अगेन वही बात है कि फ्रॉड या फिर थेफ्ट की इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई इशू तो नहीं है। ओके ठीक है जी। अब एक नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम। अगेन मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, ये सारा जो सिलेबस है ये यूके का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है सारी चीज़ें पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट की फॉलो ना हो रही हूँ, ज़्यादातर यहाँ पर बातें यूके की होंगी, ठीक है। अब यूके में एक बैंक क्लियरिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम। एक सेंट्रल बैंक का ग्रुप है जिसके अंदर काफ़ी सारी क्लियरिंग बैंक्स आते हैं, ठीक है। उनकी आपस में जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। मेजर हाई स्ट्रीट बैंक्स आर नोन एज क्लियरिंग बैंक्स। जो मेजर बैंक जैसे यहाँ पे नहीं है, बड़े बड़े बैंक्स, HBL हो गया, मीज़ान हो गया, ठीक है, इस तरह के बड़े बैंक्स, वहाँ पे भी इस तरह है। फॉर एग्जांपल HSBC, ये भी आपने नाम सुना होगा, एंड बार्कलेज बैंक, ठीक है, इन द यूके। ये दोनों सबसे बड़े नाम है वहाँ पे। These clearing banks settle the amount of checks drawn on them and payable into their accounts through what is known as the clearing system। तो क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है कि दो बैंक्स आपस में म्यूचुअली इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि अगर HSBC के बैंक में कोई बार्कलेज बैंक का चेक लेके आया हो, राइट, तो वो उसको भी क्लियर कर सकता है। आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, दोनों बैंक्स की, सही है, उनके हेड ऑफिस की। और अगर बार्कलेज बैंक में कोई HSBC का चेक लेके आया हो, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सही है, तो ये एक क्लियरिंग बैंक्स का ग्रुप बना होता है। तो ये डिटेल में हमने नहीं समझना, जस्ट हमने बेसिक इसको चीज़ देखनी है। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं क्लियरिंग सिस्टम की। ऑल चेक्स पेड इनटू से लॉयड्स बैंक ब्रांचेस इन अ डे आर सेंट टू लॉयड्स हेड ऑफिस। ऑब्वियसली जब एक 9 बजे बैंक शुरू होता है, 5 बजे खत्म हो जाता है, तो 6-7 बजे चेक्स को हेड ऑफिस की तरफ भेज दिया जाता है। सही है, जो भी पूरे दिन के आए होते हैं। दे आर सॉर्टेड इनटू पाइल्स अकॉर्डिंग टू बैंक दैट द चेक्स आर ड्रॉन ऑन। फॉर एग्जाम्पल ऑल चेक्स ड्रॉन ऑन HSBC बैंक आर ग्रुप टुगेदर। अगेन देखें, ज़रूरी नहीं है आप मीज़ान बैंक में जाके फॉर एग्जाम्पल किसी और यहाँ पे इतनी चीज़ फॉलो नहीं होती है,
लेकिन यहाँ पे बात करें लॉयड्स बैंक की, लॉयड्स बैंक में जाके आप बार्कलेज का चेक कैश करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं, HSBC का भी चेक है वो भी कैश करवा सकते हैं। तो डिफरेंट बैंक्स ने ना क्लियरिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं अपने, ताकि जो भी नेट बैलेंस हो वो एक दूसरे को पे ऑफ कर लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर्स का नहीं होता कि शॉपकीपर बहुत बिजी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं दो तीन, और उनके बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं। अब उनको फॉर एग्जांपल 500 का चेंज चाहिए, तो वो 100 रुपीज़ के 5 नोट ले लेते हैं, लेकिन 500 उनको वापस नहीं करते। तो बाय द एंड ऑफ द डे वो पूछते हैं हमारा कोई हिसाब तो नहीं है, राइट। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो ये तो अपने हिसाब जो है ऑफसेट करते हैं कि हमारे बैंक में से इनके कितने पैसे गए तो इनसे ले लें, सही है। दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन ईच ऑफ द क्लियरिंग बैंक हेड ऑफिस, क्लियरिंग डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए हेड ऑफिस लेवल पे होता है। The end result might be that for particular day, Lloyds require 18 million from HSBC to cover the checks paid into Lloyds. Obviously, Lloyds में जो HSBC के कस्टमर्स आए होंगे, हो सकता है उन्होंने 18 मिलियन निकलवाए हैं। तो एक्चुअली हैं तो HSBC के पैसे ना, लॉयड्स के तो नहीं है। तो इसलिए लॉयड्स अब HSBC को रीच करेगा कि हमें 18 मिलियन दे दें, that are drawn on HSBC bank accounts. So in turn requires 24 million from Lloyds paid into HSBC branches drawn on Lloyds accounts. अगेन वही बात है, आप समझ गए होंगी कि आपस में इन सब ने क्लियरिंग जो सिस्टम है वो बनाया हुआ है। तो ये बाकी पॉइंट्स भी आप यहाँ खुद रीड आउट कर सकती हैं, कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, सही है। अब टाइमिंग ऑफ क्लियरिंग सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग चेक्स टेक्स 3 वर्किंग डेज इन द यूके। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है पाकिस्तान में, लेकिन 3 वर्किंग डेज यूके के अंदर ही लेता है। जैसे अगर आप मंडे को कोई पेमेंट चेक करवाने जा रहे हैं, कैश करवाने जा रहे हैं, तो उसमें 3 वर्किंग डेज लगते हैं ट्रांसफ़र होने में। तो मतलब कि ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे को शायद आपको पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाए। When B pays the check into his bank account, it will be 3 working days before the amount credited to his account is technically cleared. सही है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ हम बहुत क्लोजली देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन वाले चैप्टर में। बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज 31 जनवरी है, लेट से 2020, ठीक है। 31 जनवरी 2020 आज, सही है। एक बंदा जो है वो $500 जो है वो अपने बैंक में क्या करता है, अपने बैंक में पे करता है, सही, दूसरा का चेक लेके। तो इसका मतलब इसमें 3 to 4 वर्किंग डेज लगेंगे ना, 3 डेज इसमें लगेंगे इसके अकाउंट में शो होते हुए। तो अब उसने 31 Jan 20 को ये कर लिया, इसका मतलब अपनी भी बुक्स वो मेंटेन कर रहा होगा, अपनी अकाउंटिंग बुक्स, उसमें इसने एंट्री कर ली होगी, मतलब कि जनवरी के महीने में ही एंट्री आ गई है। लेकिन क्योंकि टाइमिंग इसके अंदर 3 डेज लग रहे हैं, तो ये कब जाके शो होएगा, हो सकता है बीच में वीकेंड आ गया हो, तो इफेक्टिवली हो सकता है 4th या 5th फरवरी को जाके 5 दिन बाद इसके अकाउंट में जो है वो शो होएगा। तो इसीलिए बैंक स्टेटमेंट इसको फरवरी में दिखा रही होगी इस डिपॉजिट को, लेकिन उसकी अपनी बुक्स जो है वो जनवरी में दिखा रही होंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन में भी टाइमिंग डिफरेंस। ओके, तो ये टाइमिंग डिफरेंस होता है जो कि हमें बाद में रिकनसाइल करना पड़ता है। व्हेन ए गिव्स हिज चेक टू बी, it will be 3 working days until A's account is debited even if B pays the check into his bank straight away. Obviously पेमेंट में भी ये है, रिसीविंग में भी यही है। आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हो तब भी यही सिस्टम है, जब आप पेमेंट कर रहे हो किसी को तब भी यही सिस्टम है, क्योंकि दोनों सिनेरियोज में 3 दिन लाजमी लगते हैं। ओके, सही है जी। डिसऑनर्ड चेक जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन में। मैं आपको एक इसकी ओवरव्यू दे देता हूँ। डिसऑनर्ड चेक होता है बेसिकली, इसका आसान लफ्ज़ है बाउंस चेक्स, ठीक है। आपने ये सुना होगा, बैंकिंग में काफ़ी टर्म यूज़ होती है। बाउंस चेक वो होता है आपने चेक पे या तो कुछ ना कुछ गलत लिखा हो, या अमाउंट ज़्यादा लिखी हो, जितनी आपका बैलेंस हो उससे भी ज़्यादा अमाउंट है, सही है। तो किसी न किसी वजूहत की बिना पर आपका जो चेक है बाउंस कर दिया जाता है, मतलब पेमेंट प्रोसीड नहीं करती, ठीक है, सही है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, काइंडली कंफर्म कर दें, कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ रिसीट और पेमेंट, सही है। सबसे पहले कैश है, फिर हमारी चेक्स हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसका ये मतलब है कि जो भी हम रिसीट या पेमेंट करें, या तो वो कैश से रिसीव हो सकती है, मतलब कैश के नोट्स या तो हमें मिल सकते हैं, या फिर चेक मिल सकते हैं। चेक आपने अक्सर देखा होगा इस तरह का होता है, यूके में इस तरह का होता है, पाकिस्तान में आजकल हर किसी के पास चेक बुक है ऑब्वियसली, ठीक है।
नीचे देख लेते। अब चेक पे ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, इनको भी एक दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में भी आपको आ जाए। बैंक नेम एंड ब्रांच, पहली चीज़ है बैंक नेम एंड ब्रांच। तो ये सबसे पहले लिखी होती है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, जो हेडिंग लिखी होती है यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, पेई लिखा होता है। पेई वो बंदा होता है जिसको हम एक्चुअली पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसके नाम पे हम चेक लिख रहे हैं। फिर अमाउंट लिखी होती है, ऑब्वियसली अमाउंट हमें दोनों फॉर्म्स में लिखनी होती है, यहाँ पे भी और यहाँ वर्ड्स में भी लिखनी होती है, ठीक है। फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, बैंक सॉर्ट कोड है, डेट है। अब डेट का आपको पता है कि जो चेक होता है 6 मंथ्स तक वैलिड होता है, ठीक है। अगर मैं आज की डेट लगा रहा हूँ लेकिन आज मैं चेक नहीं निकलवाता, कैश नहीं करवाता, तो ये 6 मंथ्स तक वैलिड होएगा, 7th मंथ ये नहीं चलेगा, वो ऑब्वियसली वहाँ पे उसको डिसऑनर कर देंगे, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके नाम पे ये अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट नंबर, चेक नंबर, ये तमाम चीज़ें ऊपर जो है यहाँ चेक पे ही लिखी होती हैं, ठीक है। डिटेल आप इनकी यहाँ पढ़ सकती हैं, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। अब क्रॉस चेक भी होते हैं। क्रॉस चेक आपको पता है क्या होता है कि जब हम कोई चेक दे रहे होते हैं, क्रॉस चेक का मतलब है कि जब भी हम कोई चेक पे करते हैं, आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा काफ़ी लोग ये करते हैं कि किसी भी सप्लायर को या किसी भी बंदे को चेक पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड आपको पता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो क्रॉस चेक का ये मतलब है कि हम जो चेक दे रहे हैं उसको इस तरह करके हम क्रॉस कर देते हैं, राइट। तो इसका ये मतलब होता है जब ये प्रेजेंट करता है ना बंदा बैंक के अंदर, तो जो पेमेंट लेने वाला होता है तो उसको पता चल जाता है क्रॉस चेक है, इसका ये मतलब है कि ये चेक जो है सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही ये हो सकता है, मतलब कि बैंक में ट्रांसफर हो सकता है, बैंक टू बैंक कैश नहीं हो सकता। ताकि इसकी रीज़न क्या है, ताकि हम अगर ये चेक कहीं खो बैठे, अगर ये फट जाए या फिर कहीं गिर जाए हमारे से, रोड पे कहीं गिर जाए, ठीक है, या किसी रास्ते में गिर जाए, तो अगर कोई और बंदा इसको देखे तो वो इसको वो ना करवा सके, ऑब्वियसली नाम तो उसका ही होगा ना जिसको हम भेज रहे हैं, राइट। तो इसीलिए क्रॉस चेक वो होता है कि किसी कोई कैश ना करवा सके, डायरेक्ट इसके ऊपर जो बैंक है उसी के अंदर, इसके अंदर पैसे हैं जिसको हम पे कर रहे हैं, ये क्रॉस चेक होता है, सही है जी। ओके, एंडोर्सिंग अ चेक, ये भी देख लेते हैं। अ चेक में बी endorsed by the payee unless it is a account pay check. Suppose for example that B Brown has written a check payable to GF Dunn for $500. It can be endorsed by the payee GF Dunn writing his or her signature on the back of the check. मतलब endorsed का मतलब है कि बेसिकली वेरीफाई करना, पीछे आपको पता है जो अकाउंट होल्डर होता है उसका साइन मांगा जाता है, right? So the check can then be passed to another person to pay it into their own bank account. सही है। तो दोनों पार्टीज को, जिसको भी आप पे करें, हमारे बैंक अकाउंट का भी और जिसको आप पे करें उसका भी साइन जो है लाजमी इस पे होना चाहिए। ओके, सही है। फिर चेक गारंटी कार्ड्स हैं, तो ये क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल विल ऑफन हैव अ बैंक गारंटी कार्ड और check guarantee card. This is a plastic card issued to account holder by bank. An example is shown below. अच्छा, ये बेसिकली डेबिट कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं, कुछ और है, यूके में ही होता है। When individual writes a check with number of guarantee card written on the back of the check, the bank will guarantee payment up to an amount shown on the card. This might be $50, $100 or even $250, ठीक है। तो बैंक एक तरह से गारंटी करते हैं, आप चेक लेके जाते हैं ना उसके पास, तो वो अगर फॉर एग्जांपल बैंक के पास कैश ना हो तो वो एक गारंटी कार्ड आपको दे देते हैं, जैसे एक गिफ्ट वाउचर नहीं होता, उस तरह की ये चीज़ होती है कि आप कहीं भी इसको क्लेम कर सकते हैं, सही है। पर्सन रिसीविंग पेमेंट बाय चेक विद गारंटी कार्ड शुड चेक दैट बैंक गारंटी कवर्स द अमाउंट ऑफ पेमेंट, चेक करना पड़ता है कि अमाउंट पूरी है या नहीं। चेक दैट कार्ड इज स्टिल वैलिड, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें चेक करना जरूरी है। मैनी बिजनेसेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन आर अबव द लिमिट्स फॉर चेक गारंटी कार्ड्स। ओके, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा देखा नहीं है मैंने। अच्छा, अब इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी, और एक और चीज़ है डायरेक्ट डेबिट, ये भी मेरे ख्याल है आगे आ रहा है ये सीए वाला, ठीक है। बट यहाँ भी इसको एक दफ़ा शुरू से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक by the payer to pay a certain amount on a regular basis, usually monthly, to a third party. This removes the need for anyone within the business to remember to make the payment. अब बिजनेस में काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि हमें याद नहीं रहती, तो हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, अपना जो बोझ है वो बैंक पे उतार देते हैं कि ये जो पेमेंट है ये आपने हर मंथ जो है, इसमें दो चीज़ें फिक्स होती हैं, इसमें टाइमिंग भी फिक्स होती है। एक सेकेंड,
टाइमिंग इसके अंदर फिक्स होती है, मतलब कि फिक्स डेट पे होती है, और जो अमाउंट है वो भी इसके अंदर फिक्स होती है। ठीक है। जैसे काफ़ी बिजनेसेस होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को वो मोबाइल फ़ोन्स देते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो क्रेडिट वगैरह है, जो पैकेजेस हैं, वो भी वो बेयर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप इतनी अमाउंट जो है इनके अकाउंट में मंथली डाल दिया करें। ठीक है। एक और भी इसकी एग्जांपल है, काफ़ी लोग चैरिटीज़ देते हैं। ठीक है। तो चैरिटी में वो क्या करते हैं, बिजनेस वाले या कोई भी इंडिविजुअल बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस डेट को, हर पहली तारीख को या हर 5th तारीख को आपने इस अकाउंट में, जिसका भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, इतनी अमाउंट इस टाइम पे आपने इनके अकाउंट में डाल देनी है। ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। ओके, मज़ीद डिटेल हम इसकी बैंक रिकन्सिलिएशन में देखेंगे। डायरेक्ट डेबिट भी हुई चीज़ है, लेकिन इसके अंदर अमाउंट और टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं होती, दोनों जो है वो नॉट फिक्स्ड होती हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है सप्लायर को पेमेंट करने के लिए। ठीक है। तो जब भी हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक सप्लायर बैंक में आएगा पेमेंट कलेक्ट करने, हमें ये नहीं पता किस डेट को आएगा, और हमें ये भी नहीं पता कितनी अमाउंट लेगा। तो जो भी वो अमाउंट लेगा चेक वगैरह पे लिख के आएगा, आप उसको इतनी अमाउंट दे दीजिएगा। तो ये होता है डायरेक्ट डेबिट की फैसिलिटी। ओके, सही है।